इसकी शुरुआत एक छोटे से पत्थर से हुई थी जो एक नंगे पैर वाले लड़के को एक सूखी नदी के किनारे मिला था। एक ऐसी ग्लिटरदार खोज जिसने एक एम्पायर को फिर से शेप किया, दुनिया की पहली डायमंड रश को आग दी और एक देश की सबसे बड़ी दौलत और गहरे जख्मों की नींव रखी। पर साउथ अफ्रीका के इस ग्लिटरते डायमंड ड्रीम के पीछे असल में क्या हुआ था? 1866 में केप कॉलोनी में ऑरेंज रिवर के पास एक शांत पल ने इतिहास बदल दिया। 15 साल के इरास्मस जेकब्स, जो एक किसान के बेटे थे, नदी किनारे खेलते हुए एक ग्लिटरदार पारदर्शी पत्थर मिला। इरास्मस और उनके परिवार के लिए यह सिर्फ एक ग्लिटरदार पेबल था, एक ब्लिंक क्लिप और कुछ नहीं। वो पत्थर एक हाथ से दूसरे हाथ में गया। उसकी चमक के लिए उसकी तारीफ हुई, लेकिन उसे बेकार समझकर छोड़ दिया गया। आखिरकार वह शाल्क वैन नीकर्क तक पहुंचा, एक पड़ोसी किसान जिसकी मिनरल्स पर गहरी नजर थी। वैन नीकर्क को उसमें कुछ पोटेंशियल लगा और उन्होंने उस पत्थर को पहचान के लिए ले गए। उन्होंने उसे जॉन ओराइली को सौंपा, जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन था, जो उसे एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए कोल्सबर्ग ले आया। पत्थर का सफर शुरू हो चुका था, एक लड़के के खेल से ज्वेलर्स और जियोलॉजिस्ट्स के हाथों तक। शुरुआती स्केप्टिसिज्म हैरानी में बदल गया। ये एक डायमंड था, सिर्फ कोई डायमंड नहीं, बल्कि एक 21.25 कैरेट का जेम। इसका नाम यूरेका रखा गया, एक खोज की पुकार जो पूरी दुनिया में गूंजने वाली थी। यह अकेला पत्थर, जो कभी बच्चे का खिलौना था, एक ट्रांसफॉर्मेशन को आग देगा। एक देश का भाग्य और ग्लोबल डायमंड मार्केट अब एक चांस डिस्कवरी पर टिका था। दुनिया केप कॉलोनी को फिर कभी पहले जैसा नहीं देखेगी। यूरेका की चमक एक सिग्नल थी, एक ऐसी सिग्नल जो जल्द ही हजारों लोगों को अफ्रीकन इंटीरियर की ओर खींचेगी। डायमंड की असली वैल्यू सिर्फ उसकी चमक में नहीं थी, बल्कि उस रश में थी जिसे वह इंस्पायर करेगा। एक सूखी नदी के किनारे से साउथ अफ्रीका के डायमंड्स की कहानी शुरू हो चुकी थी। खोज का युग शुरू हो चुका था। द यूरेका डायमंड बस एक शुरुआत थी। कुछ टाइम तक एक्सपर्ट्स इसे बस एक तुक्का मानते रहे, एक अकेला अजूबा। लेकिन 1869 में स्वार्टबुई नाम के एक ग्रिक्वा शेफर्ड ने एक ऐसा पत्थर ढूंढा जिसने सब कुछ बदल दिया। यह नया डायमंड बहुत बड़ा था, 83.5 कैरेट का, और साफ तौर पर बहुत कीमती था। स्वार्टबुई ने इसे शाल्क वैन नीकर्क को बेच दिया, जिसने इसकी वैल्यू को पहचाना और अच्छी कीमत चुकाई। इस पत्थर का नाम स्टार ऑफ साउथ अफ्रीका पड़ गया। इसे लिलियनफील्ड ब्रदर्स को बेचना और यूरोप तक इसकी जर्नी एक सेंसेशन बन गई। अब दुनिया साउथ अफ्रीका को एक खजाने की तरह देखने लगी, न कि सिर्फ बिखरे हुए जेम्सों की जमीन। स्टार की डिस्कवरी की न्यूज तेजी से फैली और दुनिया की पहली बड़ी डायमंड रश को जन्म दिया। शक गायब हो गया और उसकी जगह एक जबरदस्त एक्साइटमेंट ने ले ली। दुनिया भर से लोग, क्लर्क, किसान, सोल्जर्स अपनी लाइफ को छोड़कर केप में किस्मत आजमाने पहुंच गए। उम्मीद से भरे लोगों से भरे जहाज साउथ अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों के लिए रवाना हो गए। तुरंत अमीर बनने का वादा हजारों लोगों को डायमंड फील्ड्स की ओर खींच लाया। रश शुरू हो चुकी थी और साउथ अफ्रीका का लैंडस्केप कभी पहले जैसा नहीं रहा। स्टार ऑफ साउथ अफ्रीका सिर्फ एक जेम नहीं था, वह एक बीकन था। उसने एडवेंचरर्स, ड्रीमर्स और अपॉर्चुनिस्ट्स को अफ्रीका के दिल में बुलाया। डायमंड रश शुरू हो चुकी थी और दुनिया देख रही थी। केप कॉलोनी अब एक स्टेज बन गई थी, एक ग्लोबल ड्रामा के लिए। यह सब एक ही शानदार पत्थर की वजह से हुआ जो अफ्रीका की धूल में मिला था। वाल नदी के किनारे हजारों प्रोस्पेक्टर्स के लिए एक मैग्नेट बन गए। वो हजारों की तादाद में वहां जमा हो गए। उनके पास पिक्स और शवल्स के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने क्लेम्स किए और टेंट्स और शैक्स का एक बड़ा शहर बना लिया। नदी के किनारे खुदाई का काम मुश्किल था, कड़ी धूप, कमरतोड़ मेहनत और बीमारियां। सप्लाईज कम थे, फिर भी अमीर बनने का सपना मिजरी के बीच उम्मीद जगाए रखता था। कभी जो नदी के किनारे साफ सुथरे थे, वो अब गड्ढों और टीलों के क्योटिक मेज में बदल गए थे। ये कैंप्स अलग अलग नेशनैलिटीज का मिक्स थे, जो ऑब्सेशन और डेस्परेशन से बंधे थे। क्लेम्स को लेकर अक्सर झगड़े होते थे, कभी कभी तो वायलेंट भी। सलून्स और गैम्बलिंग डेंस काम से कुछ देर का एस्केप देते थे। हजारों कोपिये वॉलपर्स के आने से ये इलाका हमेशा के लिए बदल गया। ग्रिक्वा और त्स्वाना के लोकल लोगों को अपनी जगह से हटना पड़ा। उनकी जमीनें डायमंड्स की तलाश में उजड़ गईं। उनकी ट्रेडिशनल लाइफ बिखर गई और उसकी जगह डिगिंग्स के इंडस्ट्रियल रिदम ने ले ली। लोगों का ये हुजूम सिर्फ डायमंड्स की तलाश में नहीं था, वो एक नया अनइक्वल ऑर्डर बना रहा था। डायमंड रश सदर्न अफ्रीका की किस्मत लिख रहा था। रिवर डिगिंग्स का ये पागलपन बस शुरुआत थी। 1871 में
प्रोस्पेक्टर्स को डी बियर ब्रदर्स के फार्म पर डायमंड्स मिले, नदी से बहुत दूर। कोल्सबर्ग कोपी की पहाड़ी जल्द ही डिगर्स से भर गई, जो छोटे छोटे क्लेम लगाने लगे। उन्हें पता भी नहीं था कि वे डायमंड्स से भरी एक वॉल्केनिक पाइप को खोद रहे हैं। पहाड़ी गायब हो गई, उसकी जगह एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, किम्बरली माइन या बिग होल। ये इतिहास में हाथ से खोदी गई सबसे बड़ी खुदाई बन गई, जिससे लाखों कैरेट डायमंड्स निकले। किम्बरली माइन के चारों ओर बस गया एक ऐसा शहर जहां बहुत ज्यादा फर्क और जबरदस्त एम्बिशन था। इस ऑपरेशन का स्केल पहले कभी नहीं देखा गया था और अकेले प्रोस्पेक्टर का दौर खत्म हो गया। सिर्फ वही लोग बच पाए जो क्लेम्स को जोड़ सके और इंडस्ट्रियलाइज कर सके। बिग होल सिर्फ एक माइन से ज्यादा था। ये एक नए साउथ अफ्रीका के लिए एक आधार था। यहां एम्बिशन और इंजेन्युइटी ने डायमंड्स पर टिका एक फ्यूचर बनाया। पावरफुल फिगर्स के लिए कंट्रोल लेने का स्टेज तैयार था। किम्बरली के इस केओस में सेसिल जॉन रोड्स ने कदम रखा। 1870 में आया यह कमजोर टीनेजर सिर्फ हीरे नहीं, बल्कि एक मौका देख रहा था। उसने बर्फ और पानी बेचकर शुरुआत की, लेकिन उसका सपना कहीं ज्यादा बड़ा था। रोड्स को समझ आ गया था कि असली ताकत सिर्फ हीरे खोजने में नहीं, बल्कि उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में है। छोटे छोटे क्लेम का सिस्टम बेकार और खतरनाक था। रोड्स ने रॉथस्चाइल्ड्स जैसे इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर मुश्किल में फंसे क्लेम्स को खरीदना शुरू कर दिया। वह बहुत तेज था। उसने अपने कॉम्पिटिटर्स और बार्नी बार्नाटो जैसे राइवल्स को मात दे दी। कंट्रोल के लिए उनकी लड़ाई एक मिसाल बन गई, जो बोर्डरूम में लड़ी गई, माइन शाफ्ट में नहीं। आखिरकार रोड्स की स्ट्रैटेजी कामयाब रही। उसका मकसद पूरी माइन पर कब्जा करना था। उसके अमेलगमेशन के प्रोसेस ने एक डायमंड एम्पायर की नींव रखी। रोड्स सिर्फ एक प्रोस्पेक्टर नहीं था, वह कॉर्पोरेट पावर का आर्किटेक्ट था। वह केओस को एक ऐसी मशीन में बदल रहा था जिस पर सिर्फ उसका कंट्रोल होगा। 1888 में रोड्स का सपना पूरा हुआ डी बियर्स कंसोलिडेटेड माइनर्स के बनने से। बार्नाटो के साथ अपने होल्डिंग्स को मिलाकर रोड्स ने एक मोनोपोली बनाई, जो दुनिया के सबसे अमीर डायमंड सोर्सेज को कंट्रोल करती थी। कंपटीशन का टाइम खत्म हो गया था, मोनोपोली का टाइम शुरू हो गया। रोड्स समझते थे कि डायमंड्स की वैल्यू उनकी कमी को देखकर तय होती है। डी बियर्स सप्लाई को कंट्रोल करता था, डायमंड्स को धीरे धीरे रिलीज करता था ताकि ऊंचे दाम बने रहें। लंदन का एक सिंडिकेट ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करता था, कीमत और क्वांटिटी तय करता था। डी बियर्स यह तय कर सकता था कि डायमंड्स कौन खरीदेगा और किस दाम पर। कुछ सालों में इसने ग्लोबल प्रोडक्शन का 90% कंट्रोल कर लिया। रोड्स की कंपनी दुनिया के डायमंड ड्रीम की कस्टोडियन बन गई। जंगली इलाका अब शांत हो गया था। इसकी दौलत एक ही मजबूत किले से होकर गुजरती थी। डायमंड रश अब एक ग्लोबल कार्टेल बन चुका था। डायमंड्स की दौलत ने ब्रिटिश एम्पायर के इरादों को और मजबूत किया। किम्बरली की दौलत ने रेलवे, शहरों और आगे के कॉलोनियल एक्सपेंशन को फाइनेंस किया। सेसिल रोड्स ने बिजनेस और इंपेरियलिज्म के बीच का कनेक्शन दिखाया, लेकिन इस ग्रोथ ने एक साफ सोशल हायरार्की बना दी। सबसे ऊपर माइन ऑनर्स और स्किल्ड व्हाइट वर्कर्स, सबसे नीचे ब्लैक लेबर्स, जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता था और उन्हें कंट्रोल किया जाता था। कंपाउंड सिस्टम ने ब्लैक वर्कर्स को जेल जैसी बैरकों में रहने पर मजबूर किया, परिवारों से अलग कर दिया और उन्हें व्हाइट वर्कर्स की सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता था। इस नस्लीय भेदभाव वाले सिस्टम ने रंग भेद की नींव रखी। डायमंड फील्ड्स की दौलत बेदखल ब्लैक लेबर पर बनी थी। इस रश ने साउथ अफ्रीका को बदल दिया, लेकिन गहरी इनइक्वालिटियां पैदा कर दी। डायमंड्स इंपीरियल पावर और एक्सप्लॉयटेशन दोनों के सिंबल बन गए। इन ग्लिटरते पत्थरों की बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। सेंचुरी के आखिर तक साउथ अफ्रीका के डायमंड फील्ड्स ने नए इंडस्ट्रियल एज को सिंबलाइज किया। 30 सालों में एक दूर का एरिया दुनिया का डायमंड कैपिटल बन गया। इसकी विरासत कॉम्प्लेक्स थी, बहुत सारा पैसा, इनोवेशन और गहरा दुख। बिग होल एम्बिशन और मेहनत का एक स्मारक बन गया, लेकिन सोशल स्कार्स, सेग्रीगेशन, लेबर कंट्रोल, इनइक्वालिटी, ये ज्यादा गहरे थे। ये सिस्टम्स ब्लूप्रिंट्स बन गए फ्यूचर इंडस्ट्रीज और कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। डायमंड मोनोपोली ने 100 साल तक ग्लोबल मार्केट्स को शेप दिया। साउथ अफ्रीका के डायमंड्स सिर्फ जियोग्राफिकल फॉर्च्यून से कहीं ज्यादा थे। उन्होंने सोसाइटी को फिर से शेप दिया। वो चमक जो इरास्मस जैकब्स को दिखी, उसने उन ताकतों को आजाद किया जिन्होंने एक नेशन को बनाया और बांटा। जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई, डी बियर्स का दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था और समाज पर दबदबा था।
हीरे की होड़ की विरासत ने देश के कॉन्फ्लिक्टों को आकार दिया, सेग्रीगेशन के खिलाफ, मजदूरों के अधिकारों के लिए और प्राकृतिक संसाधनों पर। प्रवासी मजदूर प्रणाली और कंपाउंड रंग भेद के मॉडल बन गए। हीरे की दौलत ने राज्य को फंड दिया, जबकि खनिकों की परिस्थितियों ने प्रतिरोध को बढ़ावा दिया। डीबीएस के एकाधिकार को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे जैसे वैश्विक खोजें और नैतिक सवाल अरोज। एक लड़के के कंकड़ से शुरू हुई कहानी शक्ति और असमानता का एक वैश्विक आख्यान बन गई। यूरेका और स्टार ऑफ साउथ अफ्रीका सिर्फ रत्न नहीं थे, वे परिवर्तन और संघर्ष के उत्प्रेरक थे। दक्षिण अफ्रीका के हीरों की चमचमाती विरासत एक लंबी जटिल छाया डालती है, एक साधारण खोज से लेकर चमचमाते पत्थरों पर बने एक साम्राज्य तक। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की कहानी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन इस चमक के पीछे शक्ति, दर्द और दृढ़ता की एक गहरी कहानी छिपी है। भाग 2 में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम छिपी हुई लागतों, प्रतिरोध के उदय और उस विरासत को उजागर करेंगे जो आज भी इस भूमि को आकार देती है। सब्सक्राइब करें और वंडर्स के साथ बने रहें, जहां इतिहास अपने सबसे अनमोल रहस्यों को उजागर करता है।